हेलो नमस्कार साथियों, रॉयल संस्थान उदयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेलकम दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है, अपनी एमपी पेट के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही थी, जिसमें ऑलमोस्ट पीवाईक्यूज या फिर एग्जाम ओरिएंटेड कौन कौन से एग्जाम में आ सकते हैं उनकी अपनी क्लासेज चल रही थी क्वेश्चन के लिए। तो आज का जो अपना बहुत अच्छा टॉपिक है एग्रोनॉमी का सीड, जिसको हिंदी में अपन 20 बोलते हैं, और इसके वो क्वेश्चन ज्यादातर लिए हैं जो या तो एग्जाम में आने लायक है या किसी एग्जाम में या फिर एमपी पेट में आए हुए हैं। ऑलमोस्ट एमपी पेट में आए हुए क्वेश्चन ये दोस्तों। पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम रहने वाली है। अंकुरण के दौरान रेडिकल व प्लूम्यूल का निर्माण होता है। अंकुरण के दौरान रेडिकल व प्लूम्यूल का निर्माण होता है। तो इसका निर्माण किससे होता है बोलो आप सभी को बताएं। सीड, यस ये हो गया सीड। इस सीड से पहले कौन निकलेगी? तो पहले कौन निकलेगा इसमें? रेडिकल। बाद में कौन इसमें? प्लूम्यूल। सीड में भी कौन सा पार्ट उसका? भ्रूण, एम्ब्रियो उसका। भ्रूण से किसका निर्माण होता है? तो पहले तो होगा किसका? रेडिकल का, और उसके बाद किसका होगा दोस्तों? प्लूम्यूल का। प्लूम्यूल बोले तो तना। तो ये भी ध्यान रखना, इसका निर्माण भ्रूण से होता है, लेकिन इसमें पहले किसका होता है? तो वो होता है अपने पास किसका दोस्तों? जड़ का, रेडिकल का। रेडिकल एंड प्लूम्यूल आर फॉर्मेड ड्यूरिंग द जर्मिनेशन बाई, तो बाई किसमें? एम्ब्रियो। क्या दोस्तों? एम्ब्रियो। बड़े नेक्स्ट, बीजोपचार हेतु निम्न रसायनों ऑब्लिक जैव उर्वरकों को किस बढ़ते हुए क्रम में प्रयोग करना चाहिए? इधर है, इन व्हाट इंक्रीजिंग ऑर्डर शुड बी फॉलोइंग केमिकल ऑब्लिक बायोफर्टिलाइजर बी यूज्ड फॉर सीड ट्रीटमेंट? सीड ट्रीटमेंट के लिए आप कौन सा मेथड काम में लोगे? सीधी सी बात ये है। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए आप जो मेथड काम में लेते हो वो है FIR। कौन सा दोस्तों? FIR। पहला कौन सा? पहले क्या करोगे? बीज को फंजीसाइड से उसको ट्रीटमेंट करोगे, उपचारित करोगे। उसके बाद में उसको इंसेक्टिसाइड से उपचारित करोगे, और लास्ट में किससे करोगे? राइजोबियम से। क्या ऐसा हो सकता है क्या राइजोबियम को पहले ले आए और फंजीसाइड को बाद में कर लें? नहीं। राइजोबियम एक जीव है, ऑर्गेनिज्म है। इसको अगर पहले ले आए, फंजीसाइड को बाद में किया, तो पहले अपन राइजोबियम से उपचारित, फिर इंसेक्टिसाइड और फिर फंजीसाइड। जब एक जीव के ऊपर इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड इतने डालेंगे तो वो डैमेज हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो राइजोबियम को हमेशा लास्ट में रखना है। क्या रखना है दोस्तों? लास्ट में, और उससे पहले इंसेक्टिसाइड और सबसे पहले फंजीसाइड। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? थर्ड इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, टेट्राजोलियम टेस्ट से निर्धारण करते हैं। टेट्राजोलियम टेस्ट, या उसको आप बोल सकते हो TZ टेस्ट। क्या दोस्तों? TZ टेस्ट सबसे ज्यादा यही काम में लेते हैं। इसको आप जैविक परीक्षण भी बोलते हो, जैविक टेस्ट, जैविक परीक्षण सबसे ज्यादा भी उपयोगी भी यही है, और काम में भी इसी को लेते हैं। किसके लिए काम में लेते हैं? जब अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अपन को या नाड़ी गति चेक करता है, नाड़ी की गति चेक करता है कि आदमी जिंदा है या फिर चला गया। तो वही वाली सेम कहानी है। बीज अपन जो बुआई के लिए काम में ले रहे हैं, उस बीज की जीवन क्षमता को टेस्ट करेंगे, वो जिंदा है, उसके अंदर भ्रूण जिंदा है या मर गया वो। तो इसको अपन किस पर डालेंगे? एक केमिकल में डालेंगे, और केमिकल का क्या नाम है? 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। क्या नाम है दोस्तों केमिकल का? 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। टेट्राजोलियम क्लोराइड इस रसायन में डालेंगे, उसका रेड कलर आएगा। रेड कलर आएगा तो बोला वो बीज जिंदा है, उसमें एम्ब्रियो वो जिंदा है, उसको अपन बुआई के काम में ले लो, नया पौधा बनेगा, नो डाउट। इसको बोलते हैं TZ टेस्ट। लेकिन इस प्रयोग का, इस परीक्षण का अपन किस में काम में नहीं ले सकते हैं? सरकरा वाली फसलों में। इसको अपन कहाँ काम में नहीं ले सकते? सरकरा वाली शुगर क्रॉप में, जैसे गन्ना है, आलू है, इसमें इसको अपन काम में नहीं लेते। तो इसकी जगह क्या काम में लेंगे? तो इसकी जगह अपन काम में लेंगे ग्रोडेक्स परीक्षण। ग्रोडेक्स परीक्षण इसमें अपन काम में लेंगे। फिर ग्रोडेक्स परीक्षण में रसायन कौन सा काम में लेंगे अपन? तो उस रसायन का नाम है 2,3,5 ट्राइफिनाइल
टेट्राजोलियम ब्रोमाइड, बस ये लास्ट वाला नाम ही चेंज है, ब्रोमाइड। अगर क्लोराइड आए तो टीजे टेस्ट, ब्रोमाइड आए तो ग्रोडेक्स परीक्षण, और जो काम में लेते हैं मैंने सरकरा वाली फसलों में गन्ना है, आलू है इसमें, क्योंकि इसमें क्या होता है, चुकंदर है उसमें, इसमें क्या होता है, क्लोराइड आएगा उसमें टीजेड में, तो क्लोराइड इसमें खारापन ले आएगा, उस खारेपन से बचाने के लिए अपन इसमें ग्रोडेक्स परीक्षण करते हैं, और जिसमें ये वाला केमिकल काम में लेंगे। लास्ट में चेंज बस इतना ही है ब्रोमाइड का। और भी क्या टेस्ट होते हैं क्या जीवन संतत परीक्षण के? बिल्कुल होते हैं। केएमएन4 टेस्ट है, इंडिगो कार्मिन है। केएमएन4 क्विक रिजल्ट के लिए, जल्दी से अपन को रिजल्ट चाहिए, तो उसमें अपन कौन सा केएमएन4 परीक्षण करते हैं। बाकी इंडिगो कार्मिन भी होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आधार बीज, प्रमाणित, पंजीकृत, प्रजनक। अपन उसकी क्लासेस ही देख लेते हैं सीधी। पहले कौन सा आएगा? केंद्रक बीज, उसके बाद प्रजनक बीज, नेक्स्ट आधार बीज, नेक्स्ट पंजीकृत, पंजीकृत बीज, और सबसे लास्ट कौन सा हो गया? तो वो हो गया प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज, ये बीज की क्लासेस हो गई। इस क्लासेस पे जो अपने पास में केंद्रक बीज है, साइंटिस्ट इसको लेबोरेटरी में बनाता है, तो उसको कोई नीड नहीं होती है, वो तो पहचान लेता, उसको पहचानने के लिए टैग लगाते, वो तो पहचान लेता कि मैंने भाई कौन सी सीड बनाई, तो उसको कोई टैग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस पे कोई टैग नहीं, नो टैग। प्रजनक सुनहरा पीला, कौन सा दोस्तों? प्रजनक पर टैग होगा सुनहरा पीला। आधार, आधार पर होगा इसमें सफेद रंग का टैग होगा, सफेद रंग का इस पे टैग होगा। पंजीकृत, जो कि इंडिया में बैन है, जो पंजीकृत बीज था उसको मेनली प्राइवेट कंपनियां बनाती। आपको पता है बीज कृषि का सबसे मुख्य आधार है, अगर इसको प्राइवेट कंपनियों के हाथे चले गया तो उसमें घपलेबाजी होनी फिक्स है, इसलिए इसको प्राइवेट कंपनी बनाती थी और इंडिया भी इसको बैन कर दिया। तो एक तो ध्यान रखना इसमें ये बैन है यहाँ पर। दूसरी ध्यान रखना इसमें टैग कैसा होता है, तो वो होता है बैंगनी कलर का। कैसा होता है दोस्तों? बैंगनी कलर का। लास्ट में प्रमाणित, जिसका उपयोग कौन करता है? किसान। इसका उपयोग कौन करता है? किसान प्रयोग करता है इसका। और इस पर टैग कैसा होता? नीले रंग का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एमपी पैट में इस साल आ सकता है क्वेश्चन, इस पे कोई ना कोई टैग पूछ लेगा इसका, ठीक है। अब पूछेगा आपको प्रजनक बीज की संतति कौन है? आधार बीज। या पूछते आधार बीज किसकी संतति है, तो वो किसकी है? प्रजनक की। बोलो किसकी है? प्रजनक की। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट, तो उसका अपना आंसर कौन सा हो गया? आधार का सफेद, बिल्कुल सही बात है। प्रमाणित का नीला, सही बात है। पंजीकृत का ऑरेंज, और इसका सुनहरा पीला। ऑरेंज नहीं, यहां पर कौन सा होगा? इस बोलो बैंगनी। कौन सा होगा? बैंगनी। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ये इसमें सुमेलित नहीं है। और ये क्या है? भारत में बैन है, भारत में इसका प्रयोग नहीं करते हैं, इसको बैन किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सीड प्लॉट तकनीक देने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम? पुष्करनाथ। सही बात है बिल्कुल। क्रॉप लॉगिंग एचएफ क्लीमेंट ने, और किसमें दी थी इसको? गन्ना में। और गन्ना में भी कहां पर दी थी? इसकी लोकेशन कहां थी? हवाई द्वीप। सीड प्लॉट तकनीक बोले तो ऐसे सीड प्रोडक्शन करना जो वायरस फ्री हो, डिजीज फ्री हो, उसके लिए कुछ एरिया सेलेक्ट किए गए थे, जिसको अपन बोलते हैं सीड प्लॉट टेक्निक, और वो देने वाले थे पुष्करनाथ। एकल संकर संकरण डीएफ जोन्स, और सत्य आलू बीज मतलब ट्रू पोटैटो सीड रामानुजन। तो बिल्कुल रामानुजन ने। फिर कौन सा सुमिलित नहीं है? ये सुमिलित नहीं है, क्योंकि डीएफ जोन्स ने तो क्या दी थी इसमें? द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण तकनीक दी थी उन्होंने, संकरण तकनीक, ठीक है ना। जो अपने पास टीपीएस बीज है, इसका कितनी बीज दर रखते हैं? 100 से 150 ग्राम, या बोल दो फिक्स 150 ग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है आपके?
तो कौन सा करेक्ट नहीं है बोलो इसमें, डीएफ जॉन्स वाला। इसने डबल क्रॉस हाइब्रिड दिया था, फिर सिंगल क्रॉस हाइब्रिड किसने दिया, तो वो देने वाला कौन था बोलो इसमें, ईस्टवर्सल, ईस्टवर्सल इन्होंने दिया था इसको, ठीक है ना, याद रखना इसको अच्छे से। नेक्स्ट टाइम, निम्न में से किस फसल में इपीजियल प्रकार का अंकुरण नहीं पाया जाता है, निम्न में से किस फसल में इपीजियल जर्मिनेशन उपस्थित नहीं होता है, नहीं पाया जाता है। दो प्रकार का अंकुरण होता है बोलो, एक होता है इपीजियल, इपीजियल, और एक होता है इसमें हाइपोजियल, हाइपोजियल। इपी, इपी कितने शब्द का है, दो शब्द का। इधर कौन इसमें हाइपो, हाइपो कितने का, इसमें तीन शब्द का। उठा के इसको अपने तालाब में पटक दिया, हल्का होगा वो ऊपर रहेगा और भारी होगा वो नीचे। तो हल्का कौन है, जो छोटा है वो, तो ये तो रहेगा ऊपर ऊपर तैरेगा और ये कहां चला जाएगा, नीचे। तो जब 20 अंकुरण के दौरान, 20 अंकुरण के दौरान 20 पत्र बोले तो इंग्लिश में कोटिलेडॉन, 20 पत्र भूमि से बाहर आता है तो उसको बोलते हैं अपन इपीजियल, भूमि के नीचे होता है तो उसको अपन बोलते हैं हाइपोजियल, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। अब जो इपीजियल व हाइपोजियल, इसके एग्जांपल के देखें तो इधर तो एग्जांपल आएंगे किसके, इपीजियल के, और इधर किसके आएंगे दोस्तों, हाइपोजियल, हाइपोजियल। इपीजियल में सभी खरीफ वाली कौन सी फसलें, दलहनी, और इधर दलहनी है तो इधर कौन सा जाएगी, सभी रबी वाली, और रबी वाली कौन से दोस्तों, दलहनी, दलहनी। और कौन है इसमें, अनाज वाली फसलें, अनाज वाली या बोलते हैं इसमें एक बीजपत्री, उस सभी में कौन सा अंकुरण पाया जाता है, हाइपोजियल। लेकिन अपवाद भी होंगे, तो इधर अपवाद कौन है, अरहर, पिजन पी, ठीक है, और इधर अपवाद कौन है, तो इधर अपवाद है अपने सामने कौन दोस्तों, राजमा। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एक ही क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ये देगा राजमा में कौन सा अंकुरण होगा, तो इपीजियल, अरहर में कौन सा होगा, हाइपोजियल, क्योंकि इधर ये अपवाद है, इधर ये दोनों अपवाद है, तो इसमें ये वाला और इसमें होगा ये वाला, ठीक है। बढ़े आगे। नेक्स्ट टाइम, while producing foundation seed in hybrid maize, आपको संकर मक्का का उत्पादन करना है तो उसमें आप पृथक्करण दूरी कितनी रखोगे, और संकर मक्का में कौन से बीज बनाना है आपको, आधार बीज बनाने, कौन से दोस्तों, आधार। तो आप सभी को अच्छे से बताएं, एक तरफ आधार बीज और एक तरफ कौन से हो गए, प्रमाणित, और इधर आगे इसमें पृथक्करण दूरी। तो मक्का में अगर संकर मक्का की बात करें, हाइब्रिड मेज की, तो इसमें रखते हैं 600 और इधर रखेंगे 300। यदि कंपोजिट मेज संकुल मक्का की बात करें तो संकुल में अपन इधर कितना रखते हैं, 400, और इधर कितना रखते हैं दोस्तों, 200 रखते हैं। अगर बाजरा की बात करें तो इधर इसमें 1000 और इधर इसमें 200, ज्वार 200 और 100, कपास 50 और 30, गेहूं है, धान है, इनमें 3 मीटर और 3 मीटर, क्योंकि स्वपरागित फसलों में कम रखते हैं और परपरागित फसलों में अधिक रखते हैं। बढ़ो आगे। बीज है, बीज क्या है, बीज एक परिपक्व बीजांड है, परिपक्व बीजांड। बीज का निर्माण किससे होता है, एक परिपक्व बीजांड से, परिपक्व बीजांड से तो किसका निर्माण होगा, बीज का, ठीक है। परिपक्व अंडाशय से तो इससे किसका निर्माण होगा दोस्तों, फल का, इससे किसका निर्माण होगा, फल का, ध्यान रखना अच्छे से। परिपक्व बीजांड बीज और परिपक्व अंडाशय से फल का, एमपी पेट में आया हुआ क्वेश्चन है पहले भी, और सीयूटी में भी कई बार पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, भ्रूणपोष, आपको पता होगा अच्छे से,
जो बीज होता है, बीज के कितने भाग होते हैं दोस्तों? 3 भाग होते हैं। बीज के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। पहला कौन होता है इसमें? बीजावरण। बीजावरण। नेक्स्ट भ्रूणपोष, और सबसे लास्ट में कौन हुआ इसमें? भ्रूण। 3 भाग होते हैं इसके। जो आपके पास में है बीजावरण, कैसा होगा? हमेशा 2n होगा। ये कैसा होगा? 3n। और ये कैसा होगा दोस्तों? 2n। द्विगुणित, द्विगुणित, और ये कैसा? त्रिगुणित। इधर भ्रूण का कार्य क्या? नई संतति का निर्माण करना। नई संतति का निर्माण। भ्रूणपोष, पोष मतलब कौन? पोषण देगा। और किसको देगा? भ्रूण को। तो क्या देना? उसको पोषण देना, भ्रूण को पोषण देना। बीजावरण, आवरण, आवरण क्या करेगा? सुरक्षा, सुरक्षा करना। और बीज आवरण भी कितने प्रकार का? 2। आंतरिक है तो टैगमैन, और बाह्य है तो टेस्टा। ये भी एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन क्या आता है अपने पास? भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष क्या होता है? हमेशा 3n होता है। आपको पूछते हैं मक्का के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या, तो मक्का में 2n बराबर कितने होते हैं? मक्का में 2n बराबर होते हैं कितने अपने पास? 20। और आपको पूछते हैं मक्का के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या, तो देखो इधर n बराबर कितने? 20/2, और बराबर कितने आ जाएंगे इसमें? 10। तो n बराबर कितने हो गए? 10। भ्रूणपोष में पूछ रहे हैं तो वो त्रिगुणित है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो आंसर आ जाएगा अपने पास कितना दोस्तों? 30। कितना आ जाएगा? 30। बढ़े नेक्स्ट। अनाज के बीजों के भंडारण के समय नमी कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर शुड बी नॉट एक्सीड व्हाइल स्टोरिंग सीरियल सीड। सीरियल क्रॉप को जब स्टोर करते हैं तो कितने से ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए? आपको याद रखना है इसमें, या तो फसल हो अनाज वाली, या हो दलहनी, और या हो तिलहनी। अनाज वाली को मैं ए से लिख सकता हूं, दलहनी को डी से, और तिलहनी को टी से। तो इसमें कितनी वैल्यू रखनी है आपको? 10 से 12%। अब इसमें 2 घटाते रहो, 8 से 10, और इधर हो गए 6 to 8। एबीसीडी में भी ए पहले आएगा, डी बाद में, और टी सबसे लास्ट, और 2 घटाते रहो, 10 से 12, 8 से 10, और 6 to 8। ये हो गया अपने पास में। अब इसका आंसर कौन सा लगेगा? कितने से अधिक नहीं? तो अनाज वाली में 10 से 12, मतलब 12 से अधिक नहीं। ऑप्शन देख लो, सेकंड ऑप्शन, 12 से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्राथमिक सुषुप्तावस्था के प्रकार। प्राथमिक सुषुप्तावस्था किसकी वजह से होती है? डोरमेंसी कितने प्रकार की? 3। डोरमेंसी होती क्या है? सब कुछ फेवरेबल होते हुए भी बीज का अंकुरण नहीं हो पाना। बीज को उसको नमी भी दे, पानी भी दे रहे हैं, भोजन भी दे रहे हैं, स्थान भी दे रहे हैं, सुटेबल इन्वायरमेंट भी है, जलवायु भी सुटेबल है, सोयल भी सुटेबल है उसके लिए, लेकिन फिर भी उसका जर्मिनेशन नहीं हो रहा। तो क्या उसमें? डोरमेंसी। जैसे आप में घर वाले पढ़ा भी रहे हैं, आपको हॉस्टल में भी रख रहे हैं, फीस भी पे कर रहे हैं आपकी, और सब कुछ किताब कॉपी आपको लाके भी दे रहे हैं, पेन पेंसिल, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हो, तो आप में भी डोरमेंसी है, सुषुप्तावस्था है। सेम 3 प्रकार की होती है। पहली होती है आपके पास में कौन सी? प्राथमिक, जिसको अपन इंग्लिश बोलते हैं इननेट। नेक्स्ट होती है अपने पास द्वितीयक, जिसको अपन बोलते हैं इंड्यूस। नेक्स्ट होती है बलकृत, जिसको अपन बोलते हैं एनफोर्स्ड। एनफोर्स्ड। अब देखो इन नेट, जो आदमी नेट चलाएगा ज्यादा, उसके बच्चे भी ज्यादा नेट चलाएंगे। ये बात मतलब जेनेटिक में आ जाएगी, फिर जेनेटिक मटेरियल में आ जाएगी। तो ये किससे रिलेटेड है? जेनेटिक से। जेनेटिक ये फीचर हो जाएगा, जेनेटिक कैरेक्टर हो जाएगा। ड्यू, ड्यू मतलब कौन? डर के आगे जीत है। ड्यू में कौन होता है वास्तव में? उसमें रसायन होते हैं, और रसायन भी कैसे? हानिकारक रसायन, और आपको ऐड करते हैं डर के आगे जीत है, और आप उसको लेते हो, और फिर डर के आगे गड्ढा होता है जिसमें आप गिर जाते हो, डूब जाते हो। एनफोर्स्ड, ज्यादा फोर्स करोगे किसी को, ज्यादा फोर्स करोगे नीचे जाएगा, वो दबाओगे तो उसको नीचे ही जाएगा। बीज को आपने बहुत गहरे पर बो दिया, फिर कह रहे हो उसका अंकुरण नहीं हुआ, तो
ज्यादा नीचे गया तो वो अंकुरण कैसे होगा, 10 मीटर बो दिया ना बोल रहे हो, उसका जर्मिनेशन होगा तो नहीं हो पाएगा। वो मुख्यतः किसमें पाई जाती है, खरपतवारों में। तो ज्यादा फोर्स किया तो वो कहां चला गया, बीज नीचे, अब नीचे गया तो उसका अंकुरण नहीं होगा। 3 प्रकार इननेट, नेट ज्यादा चलाए तो आपके बच्चे भी ज्यादा चलाएंगे, मतलब आपका कैरेक्टर बच्चों में भी आएगा, तो जेनेटिक फैक्टर है। ड्यू, ड्यू में क्या आता है, हानिकारक रसायन। तो बीज के अंदर जब हानिकारक रसायन बन जाते हैं उसके कारण डोरमेंसी आती है, इसको अपन बोलते हैं इंड्यूस। और बीज के कुछ जेनेटिक कारण के वजह से आती है तो उसको बोलते हैं इननेट। जेनेटिक कारण मतलब जैसे धनिया, धनिया का सीड कोट हार्ड है, वो उसका जेनेटिक फीचर है, तो वो इननेट है। बीज था, बीज के अंदर एबीए बन गया बहुत अधिक, या बहुत अधिक उसमें CO2 हो गई, तो वो भी उसका इंड्यूस। और बीजों को अधिक गहरे पर बो दिया तो उसको बोलेंगे एनफोर्स्ड। ठीक है। तो इसमें प्राथमिक सुसुप्तावस्था, तो प्राथमिक सुसुप्ता हार्डनेस ऑफ सीड कोट, बीज कवच की कठोरता, रासायनिक कारण नहीं होंगे। नेक्स्ट है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, जिसको बोलते हैं NSC, इज लोकेटेड एट, तो NSC कहां पर है बोलो, न्यू दिल्ली। NSC कहां पर है, न्यू दिल्ली। कब बनी थी, 1963 में। कब बनी, 1963 में बनी थी। राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन इज लोकेटेड एट जयपुर। कहां पर दोस्तों, जयपुर में। सबसे बड़ी इंडिया की सीड प्रोडक्शन करने वाली कंपनी NSC, और स्टेट लेवल पे कौन सी है, राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन। बाजरा में प्रमाणित बीज की आइसोलेशन डिस्टेंस, पहली बात में आइसोलेशन डिस्टेंस होता क्या है, ये पूरा खेत था, इस खेत में आपने बाजरा लगाया, इस पूरे खेत में आपने क्या लगाया दोस्तों, बाजरा। अब इस बाजरा में, बाजरा की जो वैरायटी काम में ली, वो बाजरा की वैरायटी कौन सी थी, पूसा मोती। कौन सी थी दोस्तों, पूसा मोती। सभी बीज पूसा मोती के थे, लेकिन उन पूसा मोती के बीच में एक दो बीज वो किसके पाए गए, तो एक दो बीज पाए गए दोस्तों किसके, राज 171 के, राज 171 के बीज पाए गए, तो इनको अपन क्या बोलेंगे, राज 171। दोनों बाजरा की वैरायटी है, अपने पूसा मोती के बीच में बाजरे की कौन सी वैरायटी, राज 171 के पाए गए, तो इसको पहले हम बोलेंगे रोग्यू खरपतवार। क्या बोलेंगे दोस्तों, रोग्यू खरपतवार। और इसको यहां से हटाना, रिमूव करना, उस टेक्निक को बोलेंगे रोगिंग। क्या बोलेंगे दोस्तों, रोगिंग। ठीक है ना। ये किसको प्रभावित करेगा, ये प्रभावित करता है आनुवंशिक शुद्धता को। आपको पूछे भाई आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी किसके लिए रखते हैं, तो आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए, आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए। बढ़े आगे, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कीजिएगा।